Hello friends, welcome to Let's Crack NTA UGC NET presented by Unacademy। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म Unacademy पर। Before starting my video, I want to tell you about myself. I am Dr. Barkha. I am a political science teacher. I have done my PhD from Delhi University. I have teaching experience more than 4 years. अगर आपका ड्रीम है यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना और जेआरएफ पाना, तो उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें और उससे अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। अनअकैडमी में आपको क्या क्या मिलता है? अनअकैडमी में आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइव क्लासेस का क्या मतलब है? डेली लाइव क्लासेस का मतलब है आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करने के साथ मिलता है टीचर के साथ। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल लाइव क्लास में ऑफलाइन क्लास जैसा ही माहौल यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा है लाइव टेस्ट और क्विजेस। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे लिए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए टाइम का मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। तो अपनी एबिलिटी को एनालाइज करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर आपके डेली लाइव टेस्ट होते हैं। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, मतलब कि जो भी आपका कोर्स है वो पूरा का पूरा कवर कराया जाता है। आपको पहले से डिटेल दे दी जाती है कि किस तरह आपका कोर्स करवाया जाना है। आपके पास एक हफ्ते पहले इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी क्लास कब होने वाली है। अनलिमिटेड एक्सेस, इसका मतलब है कि आप एक कोर्स में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब किसी भी टीचर की जो भी आपको पसंद है उसकी लाइव क्लास आप देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलता है, अलग अलग नहीं लेना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ अकेली टीचर नहीं हूँ, यहाँ पर और भी एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे ये सब एजुकेटर हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं। 30 से ज्यादा एजुकेटर आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। कोर्सेज आपको बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स, मैनेजमेंट, जनरल पेपर टीचिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट के जितने भी कोर्स हैं उनके सारे पेपर आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी और पेपर से हो, किसी और सब्जेक्ट से हो, जरूरी नहीं कि आपको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होना ही जरूरी है। आप किसी और सब्जेक्ट से भी हैं तो भी आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी नेट ऐप स्टोर पे जाकर सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। फिर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि आप किसकी तैयारी, किस एग्जाम की तैयारी करने चाहते हैं। ये आपको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें दोस्तों और भी मंथ के हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 3-4 मंथ में किसी भी चीज की तैयारी, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको पूरा साल या 2 साल, दोस्तों आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को अच्छे से करने के लिए, या कई बार होता है हम नेट कर लेते हैं, जेआरएफ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन कम से कम चाहिए होता है। उसके लिए अगर आप BS10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलती है और 10,500 का कोर्स आपको कितने में मिल जाता है, 9,450 में। और दूसरा, अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो आपको और किफायती पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पर आपको क्या होता है, पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BS10 तो आपको ये 10% छूट के साथ 11,340 का पड़ता है। तो चलिए, ये तो बात हुई यूजीसी नेट की सब्सक्रिप्शन की। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट
एग्जाम के बारे में कि हमें क्यों नेट करने के लिए या जेआरएफ करने की जरूरत पड़ती है, किन रीजनों से हम नेट का एग्जाम देते हैं। पहला, टू गेट एडमिशन इन पीएचडी और एमफिल, टू अवेल स्कॉलरशिप। आपको पता है दोस्तों, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, एमफिल में एडमिशन लेने के लिए कई बार नेट बहुत जरूरी होता है। उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जिनका नेट या जेआरएफ क्लियर होता है। टू अवेल स्कॉलरशिप, आपको पता है कि यूजीसी कम से कम 25,000 रुपीज मंथली आपको देती है अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है और आपने पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ होता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपने एडमिशन पीएचडी में ले लिया और आपका नेट क्लियर है और जेआरएफ क्लियर नहीं है, तब आपको कुछ भी स्टाइपेंड यूजीसी नहीं देती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको जेआरएफ क्लियर करना होता है। तीसरा, आपके पास 2 साल होते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, आपको जेआरएफ करने के लिए, मतलब पीएचडी के एडमिशन डेट से 2 सालों के अंदर अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको सब यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। तीसरा है हमारा जेआरएफ स्कॉलरशिप लेने के लिए। चौथा है हमारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आपका जेआरएफ या नेट का एग्जाम क्लियर होता है, पहली चीज आपको प्रेफरेंस दी जाती है, आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये आपको जॉब नहीं देता, ये आपको एलिजिबिलिटी देता है, और जब तक ये एलिजिबिलिटी आप क्लियर नहीं करते हैं, आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट योर एग्जिस्टिंग जॉब और रिसर्च वर्क, टू गेट मोर प्रेफरेंस इन योर जॉब अपॉर्चुनिटी। मतलब अपने आपको क्या मिलता है, इसमें प्रेफरेंस मिलती है किसी भी जॉब में अगर आपका नेट या जेआरएफ क्लियर होता है। टू गेट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन पीएसयूएस। चलिए, ये तो बात रही कि हम नेट एग्जाम क्यों करते हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है 2020 एग्जाम को लेकर। दोस्तों, आपको पता है कि यूजीसी ने 2019 में ही अपना सिलेबस क्या किया था, चेंज किया था। अब क्योंकि नया सिलेबस है, आपको पता है कि पहले कितने पेपर होते थे, 3 पेपर होते थे, लेकिन अब कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल पेपर, दूसरा आपका वो सब्जेक्ट पेपर जो आपने सिलेक्ट किया होता है। 2019 में जब सिलेबस चेंज हुआ, उसका रीजन ये था कि 3 से 2 पेपर में यूजीसी ने अपना कोर्स को चेंज कर दिया। पहले 3 पेपर होते थे, फिर क्या कर दिया, फिर 2 पेपर में डिवाइड कर दिया। अब जब 2 पेपर होते हैं तो हम 3 पेपर का सिलेबस क्यों पढ़े, वो बच्चों के लिए बहुत लेंथी होता था। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत थी, तो उसके लिए हमें जरूरत थी एक नए सिलेबस की जो यूजीसी नेट लेके आया। और हम किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो यूजीसी नेट हो, चाहे यूपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस हमारे पास हो, हमें उस सिलेबस की पूरी जानकारी हो, एक एक टॉपिक से हम वाकिफ हो। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम किसी एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। या तो हम उसको ज्यादा पढ़ लेंगे, या तो हम उसको कम पढ़ लेंगे, या तो हमारा कुछ छूट जाएगा, या तो इतना ज्यादा पढ़ लेंगे कि सब चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिलेबस को हमेशा साथ रह के पढ़ना है। दूसरा है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे गाइडलाइन की तरह होता है। मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें तो हमें पता चलता है कि आने वाले एग्जाम किस तरह का होने वाला है। तो जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें तो नोट करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर हमें अपना कोई भी चैप्टर या कोई भी तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए किसी के बुक के ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, या ऑथर्स के व्यू क्या उसकी विचारधारा रही, ये पूछ लिया जाता है। कि जबकि हम किसी विचारक की विचारधारा देखते हैं या इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो
हमें यहाँ कैसे पता चलता है कि कैसे ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलता है कि हमें किस चीज में से कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ बुक्स। सिलेक्शन ऑफ बुक्स में हमें बहुत लिमिटेड, मार्केट में आप जानते हैं कि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन हमें अपने बुक्स के सोर्स को बहुत लिमिटेड रखना है। और उस लिमिटेड करने का क्या तरीका है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। और हमें 3 या 4, कम से कम 1, 2 या 3 बुक्स को ही रखनी है। 5, 6 बुक्स अगर आप रखोगे तो आप क्या होगे, आप उतने ही कंफ्यूज होते जाओगे। कई बार होता है किसी बुक में कुछ कुछ और दिया होता है किसी ऑथर के बारे में, दूसरी बुक में कुछ और दिया होता है, तो आप क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हमें अपनी बुक्स को लिमिटेड रखना है। तीस बाकी है नोट्स मेकिंग। हमें, आपको पता है कि 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर रहता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में हम जितना 1 लाइनर बनाएंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा। एक तो उसको इनोवेटिव बनाना है, मतलब क्रिएटिव सा बनाना है, जिससे आपको बोरिंग ना लगे नोट्स बनाते हुए, और 1 लाइनर बनाना है। तो पहला हुआ सिलेबस, फिर हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर हुआ सिलेक्शन ऑफ बुक्स, फिर हुआ नोट्स मेकिंग। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा टाइम टेबल। हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। हमें टाइम ये नहीं है कि हम 10-12 घंटे दे रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नहीं आ रहा। हमें 3 से 4 घंटे देने हैं, लेकिन अच्छे से देने हैं। हमें इस तरह तैयारी करनी है कि सब चीजों का टाइम हमारे लिए, जैसे मूवी देखने का टाइम है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है। तो अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं, ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे, तो आपका स्ट्रेस होगा। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में जब आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाती है। अगला है रिवीजन। हमें रिवीजन जरूर करना है दोस्तों। एग्जाम से 1 महीना पहले हमें उसकी तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए, एग्जाम के रिवीजन के लिए 1 महीना जरूर अपना बचा के रखना है, जिससे हम एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकें। नेक्स्ट है और लास्ट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमारे लिए यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें 30 सेकेंड या 40 सेकेंड या एक, कम से कम 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होता है। और जितना ज्यादा हम क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, आपको पता है कि पूरा टाइम वेस्ट हमारा पेपर रहता है। अगर हम एक क्वेश्चन में ज्यादा लगाएंगे तो हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। तो जितना आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका अच्छे से इसकी तैयारी होगी। चलिए अब बात करते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस का, कि किस तरह का सिलेबस हमारा है। हमारा सिलेबस दोस्तों आपको पता है कि 10 यूनिट में डिवाइडेड है। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी यूनिट, छठी यूनिट, 7, 8, 9, 10। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, पहली यूनिट है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरी यूनिट है पॉलिटिकल थॉट, तीसरी यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और चौथी यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, और पांचवी यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन। छठी यूनिट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सातवीं यूनिट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आठवीं यूनिट है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, नौवीं यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 10वीं यूनिट है गवर्नेंस एंड पब्लिक इन पॉलिसी इन इंडिया। चलिए एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं। दोस्तों हम जैसे देखते हैं कि हम इस यूनिट को, तीनों यूनिट को एक मिलाकर हम इसे देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैं कहूंगी कि ये तीनों ही आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी है वो कहाँ से आती है, पॉलिटिकल थिंकर्स ने दी होती है। जैसे उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, नारीवाद हो गया, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे न्याय हो गया, तो ये सब जो कहाँ से आते हैं, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, तो ये सब हमारे आते हैं पॉलिटिकल थॉट से। तो अगर मान लीजिए हम मार्क्स की बात करते हैं और मार्क्सवाद थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, तो जब हम मार्क्स को पढ़ते हैं तो उसकी मार्क्सवाद की थ्योरी भी पढ़ते हैं, और जब हम मार्क्सवाद की थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारा वहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो हमें अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा तीसरा यूनिट है एकदम नया
यूनिट है, एकदम नया टॉपिक यहाँ पे यूजीसी ने ऐड किया है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में हमारे कबीर, नेहरू, कौटिल्य ऐसे ऐसे हैं जो हमें, मानववाद हो गया, एम एन रॉय हो गया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, उदारवाद हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इनके विचारों में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इन तीनों यूनिट को एक यूनिट मान सकते हैं। बाकी अभी हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 इंटरनेशनल रिलेशन, और यूनिट नंबर 6 है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दोनों ही यूनिट दोनों ही यूनिट कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं, और दोनों ही यूनिट क्या बताती हैं, दोनों ही यूनिट भारत के विदेशों से क्या संबंध रहे, किस तरह के रहे, अभी कैसे है, सार्क हो गया, यूएन हो गया, किस तरह के रिलेशनशिप हैं, पुराने कैसे थे और अभी किस तरह चेंज होते जा रहे हैं, इस तरह की हम पढ़ते हैं। इंडियन की फॉरेन पॉलिसी में भी हम यही पढ़ते हैं कि विदेशों से किस तरह के संबंध है, पहले कैसे थे, अभी किस तरह के। तो दोनों को हम एक यूनिट मान सकते हैं। और दोस्तों आप देखोगे कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 इतनी यूनिट में ही हमारे क्या है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम सिर्फ ये 5 यूनिट ही कर लेते हैं जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है, तो हमारा 50% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10 की। 9 मैंने अलग इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये एकदम अलग यूनिट है। ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारत के प्रशासन से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं ये वाली यूनिट भी भारत के प्रशासन को ही दिखाती है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जितने भी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, संविधान, हमारा राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका, जितने भी इंस्टीट्यूशन है इसका इसमें वर्णन है, और ये कैसे कार्य करती हैं उसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है। इसमें थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इजी। आप देखें संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो तो हमारे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं नए टॉपिक्स को, जैसे दलीय व्यवस्था, अभी के सामाजिक आंदोलन जो चल रहे हैं, वो सब चीजें इसमें ऐड की गई है। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट को हम एक करके देख सकते हैं और इन दोनों यूनिट को हम एक करके देख सकते हैं। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के बारे में बताया गया कि किस तरह प्रशासन कार्य करता है, और ये भारत में किस तरह का प्रशासन है उससे जुड़े मुद्दे को, और रीसेंट मुद्दे जैसे मनरेगा, जितनी भी पॉलिसी है उन सबको इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली यूनिट जो है यूनिट 4। तो ये हमारी क्या हुई, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये सबसे, जिन्होंने ये सब चीजें पढ़ ली होती है उन्हीं के लिए ये बहुत इजी हो जाती है। तो जिन लोगों को ये नहीं आता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज, मैं ये बोलूंगी कि ये यूनिट को आप सबसे लास्ट में रखें, क्योंकि जब तक आप बाकी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये यूनिट समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि कंपेयर तो आप तभी कर सकते हैं ना किसी भी चीज को। कंपैरेटिव का मतलब क्या है, जब तक आप पॉलिटिकल इश्यूज को जानेंगे ही नहीं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको कंपेयर कैसे करेंगे। इसलिए आपको ये सबसे लास्ट में पढ़नी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन सी बुक्स को लेना चाहिए और कौन सी बुक्स को नहीं लेना चाहिए। बट हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि केवीएस मदान, अरिहंत, उपकार, प्रतियोगिता साहित्य, राजेश मिश्रा, बहुत सारी बुक है जो सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। तो इनमें से मैं बोलूंगी कि केवीएस मदान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर 1 के लिए। तो इसको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, इसको तो आप ले ही लीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। बाकी अरिहंत भी बनाता है, उपकार भी बनाता है, प्रतियोगिता साहित्य भी बनाता है, और राजेश मिश्रा की पेपर 2 के लिए बहुत अच्छी बुक है। बाकी आप अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत भी है, जो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाला पोर्शन, और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले की भी एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो
लास्ट है आपका प्रतियोगिता दर्पण। ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ये आपके मंथली जो प्रतियोगिता दर्पण टाइप आती हैं वो इस तरह की बुक है। तो इसमें आपको क्यों मैंने ये लिखा है, क्योंकि आईआर में आप देखोगे सबसे ज्यादा रीसेंट से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जब तक आप रीसेंट से अपडेटेड नहीं रहेंगे तब तक आप किसी भी कोर्स को आप अच्छे से नहीं जान सकते। तो इस पेपर के लिए आप देखेंगे कि सारा कोर्स जितना भी है सब रीसेंट के टॉपिक्स को उसमें यूजीसी नेट लेके आया है। तो रीसेंट के टॉपिक के लिए आपको क्या है, रीसेंट से अपडेट रहना है, न्यूज़पेपर न्यूज़ देखना है, प्रतियोगिता दर्पण जैसे मंथली कुछ ना कुछ ऐसे मंथली बुक आपको लेके रखनी है जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए लेट्स क्रैक यूजीसी नेट। नेक्स्ट हम जो भी पढ़ाएंगे आपके लिए आपको पता चल जाएगा, कुछ ही दिनों में पूरा सिलेबस आपके पास आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, और मैं आपके लिए लेके आऊंगी पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस प्लस कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और BS10 कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन ले और अच्छे से अच्छे तैयारी अपनी स्टार्ट करें। आज इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।